हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर यूनिट सेकंड की जो सारी डिजीज़ हैं उनके शॉर्ट नोट देंगे आपको। इसमें फर्स्ट डिजीज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच प्रेशर एक्सीडेड बाय ब्लड ऑन द इंटरनल वॉल ब्लड वेसल्स इज हायर देन नॉर्मल। हाइपरटेंशन ऐसी अवस्था है जब हमारे ब्लड वेसल्स का जो इंटरनल वाल्व होता है उस पर प्रेशर ब्लड का इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल रेंज से। हाइपरटेंशन मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर का रीज़न नहीं पता होता है, किस कारण से हो रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन में आएगा। ये अप्रॉक्स 90% पेशेंट इसी से पीड़ित होते हैं। दूसरा जो टाइप है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो 5 से 10% लोगों में होता है। इसका कारण किसी बीमारी होता है, कोई बीमारी होती है या फिर कोई डिजीज़ जिससे होता है। जैसे कि हमारा हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो गई तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा ब्लड प्रेशर दो प्रकार से मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120 होती है और डायस्टोलिक की 80 mmHg होती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी जब सिकुड़ता है तब वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। जब ये हार्ट हमारा सिकुड़ेगा तब वो ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में, इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि वेजो कंट्रैक्शन, ब्लड वेसल्स का पतला हो जाना, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड वेसल्स में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना, प्लेग रेसिस्टेंट, ब्लड वेसल्स में कोई भी फैट या फिर ऑयल या फिर कोई भी चीज़ अनवांटेड मटेरियल का जमा हो जाना, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। इसमें इससे स्पष्ट हो रहा है वर्ड से कि कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजस्टिव मतलब कंजस्टेड हो जाना। जब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट से निकलने वाली तो कंजस्टेड हो जाती हैं तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाता है। इसमें हार्ट फेल टू पंप ब्लड, ये दो बार लिख गया है, इसको एक बार। हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन ए सफिशिएंट अमाउंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। इसमें हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं फ्लो कर पाता है हमारी बॉडी में, जिससे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। लेफ़्ट साइड हार्ट फेल्योर मोस्ट कॉमन होता है। ये जो लेफ़्ट साइड का हार्ट फेल्योर ये कॉमन होता है। इसमें लंग्स में ब्लड भर जाता है लेफ़्ट साइड वाले जब, जैसे कि ये हार्ट है हमारा, ये हार्ट है, इसका जब लेफ़्ट साइड में होता है तो ये फेल्योर होता है। तो यहाँ से क्योंकि लंग्स जुड़ा रहता है तो ये लंग्स में जब ब्लड जाता है तो ये लंग्स में ही भरा रह जाता है लेफ़्ट साइड का हार्ट फेल होने के कारण। और दूसरा होता है राइट साइड हार्ट फेल्योर। और लेफ़्ट साइड हार्ट फेल्योर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर, एक डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। अब हम आगे बात करते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक शब्द इस्केमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, O2 डिक्रीज हो जाता है। इसमें इस डिजीज में हार्ट डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड ड्यू टू डैमेज ऑफ आर्टरी, काउज एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस। इस्केमिक हार्ट डिजीज में हार्ट डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड, हार्ट ब्लड को प्रॉपर अमाउंट में नहीं फ्लो कर पाता है क्योंकि उसके आर्टरी में कोई डैमेज हो जाता है या फिर आर्टरी में कोई प्लेग जमा हो जाता है। इसके कारण कई डिजीज काउज हो जाती हैं, जैसे एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस। अब इस्केमिक हार्ट डिजीज में जो डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एंजाइना फर्स्ट डिजीज़ है।
सीवियर चेस्ट पेन ड्यू टू इस्केमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंजाइना में हमारा सीवियर चेस्ट पेन होता है, हार्ट में मतलब सीने में बहुत तेज़ दर्द होगा, उसे एंजाइना के लक्षण हैं ये सब, इसे एंजाइना ही कहते हैं। ड्यू टू इस्केमिया यानी कि हमारे चेस्ट पेन होता है, ऑक्सीजन जब अच्छे से नहीं आ पाता है हमारे चेस्ट में तो वो पेन का कॉज करता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। इसमें पेन इस प्रकार से होता है जैसे कोई चेस्ट को स्क्वीज कर रहा है, हमारे सीने को बहुत तेज़ से दाब रहा है, उसे इस तरह से पेन फील होता है, उसे एंजाइना कहते हैं। ये किन कारणों से होता है ये भी आपको बता रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाना या वाइजो कंट्रक्शन हो जाना। टाइप्स की अगर बात करें तो एंजाइना मेनली कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। प्लेग जो जमा हो जाता है ये कॉमन कारण होता है जिसकी वजह से एंजाइना होता है। स्ट्रेस लोड, जब हमारे ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो भी एंजाइना हो जाएगा। सीवियर, जब जैसे कि हमने पहले ही बताया है ब्लड वेसल्स में जब ये प्लेग जमा हो जाता है तो एंजाइना बन जाता है। ये देखिए ब्लड वेसल्स हैं हमारी, आपको अच्छे से हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, और जब इसमें प्लेग जमा हो गया देखिए ये, तो ये एंजाइना का रूप ले लेता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ जो है ये है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो हम पढ़ेंगे इस्केमिक हार्ट डिजीज के ही अंतर्गत। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू ड्यू टू डिस्टर्बेंस और obstructed ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसमें कार्डियक टिश्यू, जो हार्ट की टिश्यू होती हैं, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं, एक सिंपल भाषा में कहें तो। टाइप्स की बात करें मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आप सामान्यतः यही कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक का एक टाइप होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन और नॉन ट्रांसम्यूरल। इसमें ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ऑल हार्ट आर्टरी ब्लॉक, जितनी हार्ट की आर्टरी होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे कि ये हार्ट है हमारा, ये हार्ट है, तो इसमें जितनी भी आर्टरी इसमें होगी वो सारी ब्लॉक हो जाएगी। और नॉन ट्रांसम्यूरल में पार्शियल ब्लॉक, सिर्फ एक आर्टरी ब्लॉक होगी या एक जगह हार्ट का ब्लॉक होगा। नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए ये इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाती है, इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए कंडीशन व्हेन फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस डिपॉजिट इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेग एथ्रोमा विच फर्दर काउज हार्ट डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होता है, जब ये कंडीशन होती है जब हमारे ब्लड वेसल जो होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब जब आके डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें जो फैट की चीज़ें होती हैं उसे कम से कम खाया जाए। दूसरी जो होती है वो आर्टियोस्क्लेरोसिस डिजीज़ होती है, जो भी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर ही आती है। इसमें होती है आर्टरीज लॉस देयर इलास्टिसिटी एंड आर्टरी वॉल थिक एंड नैरो। इसमें जो आर्टरी होती है, आर्टियोस्क्लेरोसिस डिजीज जो होती है, इसमें आर्टरी जो होती है वो बहुत थिक हो जाती है और बहुत टाइट हो जाती है। आर्टरी की जो वॉल होती है उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो बहुत टाइट हो जाती है और आर्टियोस्क्लेरोसिस बन जाता है, जिससे यहाँ पे प्लेग जमा होने लगता है। और ये आर्टियोस्क्लेरोसिस, ये सामान मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस का ही एक टाइप्स है। अब ये हमने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सारी हमने ख़त्म कर दी हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आपको सेकंड चैप्टर जो है यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली होता है हमारा जो नोज से शुरू होता है और यहाँ से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस, ये ब्रोंकाई हो गया और इसमें जो ब्रोंक्यूलस निकले होते हैं और इस ब्रोंक्यूलस से एल्वोलाई होते हैं। ये पूरा हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें लंग्स, इसमें होते हैं हमारा नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और एल्वोलाई। इसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ये पूरा होता है। इसके अंदर जो डिजीज होती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली डिजीज जो होती है वो उसे कहते हैं अस्थमा। अस्थमा में क्या मेनली होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। जैसे कि आपने अस्थमा पंप लोगों को यूज करते हुए देखा होगा, जो कि इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है, जिसे यूज करते हैं जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो मुंह में लगा के यूज करते हैं। इट इज़ ए कंडीशन इन विच पर्सन एयरवे become inflamed, narrow, swell and produce extra mucus which makes difficult to breathe। अस्थमा एक कंडीशन होती है जिसमें पर्सन का एयरवे, जो हमने ये ट्रैकिया की बात की थी, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और नैरो हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, ये जो ट्रैकिया होती है, जिससे हमारा एक्स्ट्रा म्यूकस, इन्फ्लामेशन के कारण एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है और जो डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और ये अस्थमा कहलाता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ की हम बात करेंगे। इसी में जो टाइप्स होते हैं अस्थमा में, जैसे कि हमने अस्थमा पढ़ा, इसके टाइप्स होते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक्सट्रेंसिक अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, एक्सटेंसिक अस्थमा, इंट्रेंसिक अस्थमा और नेचुरल अस्थमा। हालांकि ये 3 प्रकार के नहीं होते हैं, ये कई प्रकार के डिपेंड हो सकते हैं। जैसे कि आपके ऑक्यूपेशन क्या है, कोई ड्रग के कारण अस्थमा काउज हो जाते हैं या फिर कई कारणों से होते हैं। एक्सट्रेंसिक अस्थमा वो अस्थमा होता है जैसे कोई एलर्जी काउज, जैसे कि आपके जो पोलेंस होते हैं, फ्लावर्स में जो पोलेंस होते हैं, परागकण, उससे भी अस्थमा हो जाता है। किसी लोग को एलर्जी होती है, वो एक्सटेंसिक अस्थमा काउज करता है। इंस्टेंसिक अस्थमा नॉन एलर्जिक, ये नॉन एलर्जिक अस्थमा होते हैं। पॉप अस्थमा की बात करें तो ये नेचुरल अस्थमा, ये जो अस्थमा होते हैं ये अक्सर रात में देखे जाते हैं। जैसे रात में आपको अस्थमा काउज हो जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है, चेस्ट टाइटनेस होने लगती है, इसे नेचुरल अस्थमा कहते हैं। ये रात में होता है, ये भी कई लोगों में पाया जाता है। एडल्ट ऑनसेट, जब लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं या फिर एडल्ट हो जाते हैं तब भी अस्थमा हो जाता है वृद्ध व्यक्तियों में। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, जैसे कि आप कोई कंपनी में या कोई केमिकल फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, वो भी अस्थमा काउज कर देता है, तो उसे ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, जब कोई आप ड्रग का यूज कर रहे हैं तो वो भी अस्थमा का कारण बन सकता है, इसे ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है उसे COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें क्रोनिक का अर्थ होता है लॉन्ग, लंबे समय तक, और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है रेसिस्ट हो जाना, पल्मोनरी मतलब जो लंग्स डिजीज, यानी कि जो लंबे समय तक लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी होती है उसे COPD कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये सिर्फ COPD लिख के आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब आपका होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ लंग डिजीज द ब्लॉक एयर फ्लो एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। ये जो COPD होता है ये लंग से रिलेटेड डिजीज का एक ग्रुप है। इसमें हमारा एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जो हमारी सांस लेने की क्षमता को ख़त्म कर देता है और डिफ़िकल्ट होती है, मतलब परेशानी होती है हमें सांस लेने में, जो फॉर लीडिंग टू कॉज ऑफ डेथ, ये हमें डेथ भी हो जाती है पेशेंट की बाद में। स्मोकिंग जो लिखा हुआ है, ये स्मोकिंग मेन कारण है COPD का।
टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एम्फाइसेमा, एल्वेओलाई एयर सैक ऑफ द लंग्स गेट डैमेज, enlargement and finally burst, difficult to breathe। इसमें जो एल्वोलाई होते हैं, जो हमने बताया था लंग्स के अंदर जो यूनिट होती है एल्वोलाई, ये ब्रस्ट हो जाती है, ये फट जाती है, या फिर इसमें स्वेलिंग हो जाती है, या एनलार्जमेंट इसका लार्ज हो जाता है, और ये डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इसके वजह से हो जाता है। एम्फाइसेमा इसे कहते हैं। मतलब जो एल्वोलाई होती है लंग्स की, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकियल ट्यूब विच कैरी टू ट्रांसपोर्ट एयर, फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस। इसमें जो ब्रोंकाइल होती है, जो जहाँ से हमारा एयर ट्रैकिया के नीचे जो ब्रोंकाई होती है, उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये COPD का एक टाइप है। हमने रेस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज सारी पढ़ ली है। अब हम आपको बताएंगे यूरिनरी या फिर रेनल सिस्टम। हमारे सिलेबस में आप देख सकते हैं, सिलेबस में रेनल सिस्टम जो है, इसमें रेनल सिस्टम दिया गया है, इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। आज इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। रेनल सिस्टम, यूरिनरी रेनल सिस्टम, इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये यूरेटर है, ये किडनी है, ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। रेनल फेल्योर में हमारा सिलेबस में दो है, एक्यूट रेनल फेल्योर एंड क्रोनिक रेनल फेल्योर। पहले हम बात करते हैं रेनल फेल्योर के बारे में। रेनल फेल्योर कंडीशन व्हेन आवर किडनी अनेबल टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती वेस्ट प्रोडक्ट को, तो उसे रेनल फेल्योर की कंडीशन आ जाती है, उसे रेनल फेल्योर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट रेनल फेल्योर और क्रोनिक रेनल फेल्योर। एक्यूट रेनल फेल्योर होता है, इट इज ए कंडीशन सडन एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू लॉस ब्लड सर्कुलेशन इन किडनी और एक्यूट फॉल इन GFR। जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तो उसे एक्यूट रेनल फेल्योर कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन is the fluid filter through the glomerular bowels capsule and the quantity glomerular filtrate from all nephron of both kidney is known as GFR। जो हमारा ग्लोम्युल्स होता है, उसका जो फिल्टर करने की कैपेबिलिटी होती है वो 125 ml पर मिनट होती है। जब ये GFR 125 ml से कम हो जाता है तो वो एक्यूट रेनल फेल्योर का रूप ले लेता है। किडनी लॉस देयर फिल्ट्रेशन एबिलिटी दैट में एक्यूमुलेट द वेस्ट टॉक्सिक फ्लूइड। एक्यूट रेनल फेल्योर में किडनी की फिल्टर करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और टॉक्सिक फ्लूइड नहीं फिल्टर कर पाता है। इट कैन फैटल बट रिवर्सिबल बट इट कैन टर्न इट क्रोनिक इफ़ नॉट ट्रीट। अगर इसका कोई इलाज नहीं करते हैं तो वो क्रोनिक रेनल फेल्योर में बदल जाता है। क्रोनिक रेनल फेल्योर के बारे में बात करते हैं। जब एक्यूट रेनल फेल्योर का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो क्रोनिक रेनल फेल्योर में चेंज हो जाता है और ये क्रोनिक रेनल फेल्योर। इट इज़ ए कंडीशन ऑफ प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी अनेबल टू फिल्टर ब्लड। इसमें भी होता है जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है ब्लड को तो उसे क्रोनिक रेनल फेल्योर कहते हैं। इट लीड्स टू एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज इन द किडनी completely failed filter blood due to damaged nephron। इसमें किडनी पूरी तरीके से ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती हैं नेफ्रॉन के डैमेज हो जाने की वजह से। ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनल इलेक्ट्रोलाइट
वेस्ट एंड एक्यूमुलेट इन द बॉडी विच कॉज फर्दर डिजीज। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो किडनी के आसपास जमा हो जाते हैं, जो और भी बीमारियां कॉज कर देते हैं। इन दिस GFR डिक्रीज टू लेस देन 50%। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है 125 ml पर मिनट जो फिल्टर करती है किडनी, वो 15% से भी कम हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें सजेशन भी दें कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसी तरह के शॉर्ट नोट सारी 2 यूनिट से 4th यूनिट तक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। थैंक यू।